स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग यानी कि डिमांड हो गया, पूर्ति यानी कि सप्लाई हो गया। तो जो हमारे डिमांड और जो सप्लाई होता है, जब इसमें चेंजिंग होता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग होता है तो प्राइस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, यानी कि मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि मांग और पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। एक एक करके यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, यदि मांग पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ती है, यानी देखिए मांग यानी हो गया डिमांड, पूर्ति यानी हो गया सप्लाई। ठीक है, बोले कि यदि मांग पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ती है, यानी यहाँ पर अगर डिमांड अगर अधिक बढ़ता है तो भाई यहाँ पर क्या होगा, तो संतुलन कीमत में क्या होगी, यहाँ पर संतुलन कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो संतुलन कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा है कि यदि मांग तथा पूर्ति में बराबर की वृद्धि होती है, यानी जितना हमारा डिमांड बढ़ेगा अगर उतना ही सप्लाई बढ़ता है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर क्या होगा, डी बराबर अगर एस होता है, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पर, तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संतुलन कीमत जो होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे है कि यदि पूर्ति मांग की तुलना में अधिक बढ़ती है, देखिए ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सप्लाई अगर हमारा बढ़ता है, सप्लाई अगर बढ़ता है तो संतुलन कीमत में क्या होगी, कमी होगी। बस यही चीज आपको यहाँ पर जानना है। मतलब यहाँ पर डी बढ़ रहा है एस से, तो ये वाला कंडीशन। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एस बढ़ रहा है, एस बढ़ रहा है डी से, तो ये वाला कंडीशन। पर अगर ये दोनों बराबर होता है तो संतुलन वाला हमारा यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूंजीगत व्यय, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वैसे व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं या सरकार की देयता को कम करते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे कि राज्य सरकार को दिए जाने वाले ऋण, राज्य सरकार को जो लोन दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगे। एक है राजस्व व्यय, जिसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे व्यय जो सरकार के सामान्य संचालन के लिए व्यय किए जाते हैं तथा जिसके कारण सरकार की परिसंपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब इसमें देखिए राजस्व व्यय में क्या होगा, सरकार की संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है, या न ही सरकार के दायित्व या फिर देयता में कोई कमी होती है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था का जो पेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मांग के नियम के क्या अपवाद है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, देखते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, इन्हें मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। मांग के नियम का प्रमुख अपवाद निम्नलिखित है। देखो जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है वही हुआ हमारा मांग के नियम का अपवाद। कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, पहला है कि कीमत में और परिवर्तन की आशा, प्रतिष्ठा की वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, ये सब नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई, जो हमारा इनपुट्स होगा और जो हमारा आउटपुट्स होगा के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब इनपुट्स और आउटपुट्स के फलनात्मक यानी कि जो फंक्शन वाला जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग उत्पादन फलन बोलेंगे। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार उत्पादनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी भाई जो हमारा इनपुट्स का जो मात्रा होगा, जो आउटपुट्स का मात्रा होगा, उसके बीच का जो हमारा रिलेशन होगा उसी को हम लोग उत्पादन फलन बोलेंगे। इसे हम लोग गणितीय रूप से देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा एफ के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर एफ एल के एम आई वी ई। तो भाई देखो यहाँ पर ये जो Q है, Q मतलब हो जाएगा वस्तु एक्स का भौतिक उत्पादन। ये जो एफ आप लोग देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे फलन, यानी आप इसको बोल सकते हैं फंक्शन, आप लोग इसको बोल सकते हैं फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो एल है, एल मैंने हो जाएगा श्रम आदान, एम मतलब हो जाएगा भूमि आदान, वी मतलब हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, पैमाने के प्रतिफल हो गया। के मतलब हो जाएगा पूंजी आदान, आई मतलब हो जाएगा कच्चा माल, ई मतलब हो जाएगा कार्य कुशलता। और अगर वाटसन के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि एक फॉर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन के कई प्रकार होते हैं, परंतु इनमें से प्रमुख फलन 2 है। देखो भाई इसके बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला है हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसे परिवर्तनशील
अनुपात उत्पादन फलन भी कहा जाता है। परिवर्तनशील उत्पादन फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पत्ति साधनों के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है, क्योंकि अल्पकाल में जो होता है ना, उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर है, जबकि श्रम की इकाइयां परिवर्तनीय हो सकती है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा नंबर क्या है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इस प्रकार के उत्पादन फलन में सभी साधनों यानी कि आदानों को परिवर्तनशील मान लिया जाता है और इन्हें सभी अनुपात में बढ़ाया जाता है। यहाँ पर सबको परिवर्तनशील मान लिया जाता है, इसको सभी अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाना होता है, इसका अभिप्राय है सभी साधनों को परिवर्तनशील मानकर उत्पादन वृद्धि के लिए एक ही अनुपात में बढ़ाना। इस प्रकार का उत्पादन फलन दीर्घकाल में पाया जाता है। दीर्घकाल में इतना अधिक समय होता है कि सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन के पैमानों को बड़ा या फिर छोटा किया जा सकता है। नाम है भाई दीर्घकालीन, इसमें समय ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसमें कम बेसी करा जा सकता है। इसलिए इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि पैमाने में परिवर्तन का फल है और इस पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन 5, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मांग की रेखा नीचे दाहिने और क्यों झुकती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है। तो इसके देखो भाई यहाँ पर कुछ कारण है, एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यह नियम मांग के नियम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है। जाहिर सी बात है, देखिए जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसा प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे दाम देंगे। अगर खराब प्रोडक्ट रहेगा तो उसका दाम हम लोग कम करेंगे, अगर अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो ज़्यादा दाम देने से भी हम लोग उस सामान को ले लेंगे। आगे की आय प्रभाव। आय प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन से है। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो सापेक्ष रूप से प्रतिस्थापन वस्तु सस्ती लगने लगती है। उपभोक्ता वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन वस्तु का उपभोग बढ़ सकता है। देखो मान के चलो कोई दो वस्तु है जिसका सेम रेट है, अगर मान के चलो एक वस्तु का दाम अगर घट जाएगा तो जो जिस वस्तु का दाम नहीं घटा है आदमी उस वस्तु को लेना नहीं चाहेगा, बस यही बात हो जाएगा। वस्तु के अवधि उपयोग। कुछ वस्तु के विविध उपयोग, वस्तु के विविध उपयोग है क्या भाई, वस्तु के विविध उपयोग। कुछ वस्तुओं के विविध उपयोग होते हैं, जैसे दूध का उपयोग दही, पनीर, मिठाई, चाय आदि बनाने में होता है। यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो इसके उपभोगों की संख्या कम हो जाती है। उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो इस वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, कोई सामान का दाम अगर घट जाएगा तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई देख लो क्या है कि औसत लागत और सीमांत लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं औसत लागत और सीमांत लागत में क्या अंतर है। तो देखो पहला, ठीक है, और औसत लागत और सीमांत लागत मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए आप लोग। क्या है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है दोनों के बीच का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। पहला है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है, घटती है। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है तो औसत लागत न्यूनतम होती है। जब सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा होती है तो औसत लागत में वृद्धि होती है। 3 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। ऊपर वाला लिखने के बाद आप लोगों को ये डायग्राम बना देना है, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पर एमसी है, एमसी माने होता है मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर एसी है, एसी माने होता है एवरेज कॉस्ट। देखो भाई यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा ये जो है ये हमारा एसी वाला ये एसी वाला कर्व हो गया, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एमसी वाला कर्व हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो गया, इस स्थिति में क्या देखो, ये जो एमसी वाला ये जो कर्व है ये हमारा नीचे है, ये हमारा नीचे है, एमसी वाला कर्व नीचे है, एसी वाला कर्व ऊपर है। इसलिए हमारा क्या हो गया, एमसी क्या हो गया, लेस देन हो गया एसी से, मतलब एमसी से क्या हो गया, एसी यहाँ पर बड़ा हो गया। अगर आप लोग ऊपर में देखिए यहाँ पर एमसी हमारा ऊपर में है, एसी हमारा नीचे है, मतलब कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो एमसी ऊपर है इसलिए यहाँ पर एमसी बड़ा हो गया एसी से, ये चीज हो गया। और अगर आप लोग इस जगह पे देखोगे तो दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी कि एमसी बराबर क्या हो गया, एसी हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस डायग्राम को आप लोग बना दीजिए। एक साइड में हमारा उत्पाद है, एक साइड में हमारा लागत है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।